वफाक कंगला हो चुका है। वफाक का दिवालिया निकल चुका है। यहाँ इस्लामाबाद नहीं चाहता कि सूबों के पास इतने पैसे हों। वफाकी हुकूमत एनएफसी को लेकर इस मर्तबा सूबों के शेयर पे हाथ साफ करना चाहती है। ये पहली मर्तबा नहीं, यही बहाने पुराने बहाने हैं। वफाक पे कर्जे चढ़ गए हैं, दिफाई अखराजात बढ़ गए हैं, गर्दिशी कर्जे के बोझ तले वफाक दब रहा है। इसको बहाना बना के वफाकी हुकूमत एनएफसी में तरमीम करना चाहती है, बल्कि 28वीं तरमीम के जरिए ये सारा जो एनएफसी का सिस्टम है इसको एक नई शक्ल देना चाहती है। इस मर्तबा कहानी नहीं है। पहले तो जब सूबों के हिस्सों में कटौती की बात होती थी तो चारों सूबे इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन इस मर्तबा पंजाब हुकूमत वफाक के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने यह तय कर दिया है कि सूबों को कट लगा दिया जाएगा। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत को क्या फायदा? क्या पंजाब हुकूमत को अपने कट की वजह से नुकसान नहीं होगा, या सूबों का शेयर कम होने से पंजाब का फायदा होगा? ये सवाल हम रख लेते हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में सूबों को मुंतकिल किए जाने वाले फंड्स यानी 1947 से लेकर इस 7वें अवार्ड की जो पूरी तारीख है वो बयान करेंगे और ये बताएंगे कि कब कब सूबों को लालीपाप दिया गया है, कब कब उनके पीठ में छुरा घोंपा गया है और कब कब अच्छे प्रोग्राम आए हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात समझनी है कि मालियाती कमीशन, मालियाती अवार्ड किस बला का नाम है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को ले लेते हैं। 1973 में आइन बनते ही मालियाती कमीशन के हवाले से आइन के आर्टिकल रखे गए। आइन का आर्टिकल 160 और 161 जो है वो मालियाती कमीशन के हवाले से है, जिसमें कमीशन की तश्कील और फिर उनके मेंबरान और फिर अवार्ड। अवार्ड क्या होता है? अवार्ड बुनियादी तौर पे जो कमीशन होता है उनके मेंबरान सूबों और वफाक के लिए फंड्स का जो हतमी फैसला करें और अवामिल तय करें उसको अवार्ड कहा जाता है, और आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद ये अवार्ड देना होता है। लेकिन 1974 से लेकर आज तक जो 10 अवार्ड होने चाहिए थे वो 10 नहीं आए, लेकिन ये 7वां अवार्ड चला है और 7वां अवार्ड 2009 में आया है। ये आखिरी अवार्ड है। 7वां अवार्ड जिसको 16 साल हो गए उसी पे मुल्क चल रहा है, लेकिन ये 7वां अवार्ड जब से आया है तब से वो पावर कॉरिडोर्स जो है उनकी आंखों में ये खटक रहा है। मालियाती अवार्ड के मुताबिक 2 किस्म की बड़ी तकसीम होती है, एक वर्टिकल तकसीम और एक हॉरिजॉन्टल तकसीम। वर्टिकल तकसीम को समझने के लिए ये मिसाल ज़हन में रखनी चाहिए कि एक वालिद को जब तनख्वाह मिलती है तो वो घर लाता है और एक हिस्सा अपने लिए रखता है, एक बच्चों के लिए रखता है। तो वर्टिकल तकसीम है, उससे मुराद वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में फेडरल निज़ाम है तो सबसे बड़ा डंडा टैक्स वसूल करने का वो वफाक के पास है, और वफाक जब ये टैक्स वसूल करता है तो एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा सूबों के लिए रखता है। तो इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को ये आप समझें कि जब वालिद तनख्वाह लाता है तो जो बच्चों के लिए हिस्सा रखता है वो बच्चों को किस तरह तकसीम होता है। तो हॉरिजॉन्टल जो तकसीम है वो इस तरह होती है, जो सूबों के लिए फंड्स बचते हैं वो सूबे आपस में या सूबों के माबेन वो तकसीम किस तरह होती है। पाकिस्तान में इस वक्त 7वां एनएफसी अवार्ड नाफिज है और उसके मुताबिक जो वफाक का हिस्सा है वो 42.50 यानी 42.50% है, जबकि सूबों का हिस्सा जो है वो 57.50% है। अब जो 57.50 जो सूबों का हिस्सा है वो किस बुनियाद पे उसकी तकसीम होती है सूबों में, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये मालूम होगा कि उस सूबों के माबेन जो फंड्स की तकसीम होती है उसमें सबसे बड़ी बुनियाद जो है वो आबादी है, और ये जब से एनएफसी आया है तब से बुनियाद आबादी था, लेकिन 7वें अवार्ड में 2009 में उसमें चेंजिंग हुई और तकरीबन 3 जो है वो छोटे अवामिल इसमें शामिल किए गए। उसकी तफसील आपको आगे बताते हैं। दुनिया में जहां भी फेडरल निज़ाम है और फेडरल जमहूरी निज़ाम है वहां एक सोच पाई जाती है कि सूबों को खुशहाल करके, सूबों को खुद मुख्तियार करके, सूबों को आज़ादी देकर, सूबों को माली आज़ादी खुद मुख्तियारी देकर वफाक को मजबूत किया जाता है। लेकिन
پاکستان میں یہ سوچ بالکل الٹ ہے اور پاکستان بننے سے یہ سوچ آ رہی ہے کہ صوبوں کو بھوکا رکھ کر ان کے وسائل پہ قبضہ کر کر ان کے شیئر کو کٹ لگا کر وفاق کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ 1947 سے لے کر 1952 تک نیمیر ایوارڈ کے تحت صوبوں اور وفاق میں رکن کی تقسیم ہوئی۔ 1952 سے لے کر 1974 تک ریزمن ایوارڈ کے تحت صوبوں اور وفاق میں فنڈنگ کی جو تقسیم ہوا کرتی تھی۔ ریزمن اصل میں لیاقت علی خان کے دور میں، یعنی جب پی ایم لیاقت علی خان تھے تو ان کے سیکرٹری خزانہ ہوا کرتے تھے، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ صوبوں اور وفاق کے مابین جو فنڈز کی تقسیم ہے اس کا فارمولا دیا جائے۔ جو ریزمن فارمولا تھا اس کے مطابق صوبوں اور وفاق کے درمیان 50-50% فنڈز مختص کیے گئے اور اس وقت پاکستان میں 4 صوبے بنگال، پنجاب، سندھ اور سرحد صوبہ، جبکہ 2 ریاستیں بہاولپور اور خیرپور ریاستیں تھی۔ تو جو فنڈز ہوتے تھے ان فنڈز کی جو تقسیم ہوئی، اس تقسیم میں بنگال کو سب سے بڑا حصہ آیا 47%، پھر جو پنجاب تھا اس کے لیے 25% سم تھنگ، اور سندھ کے لیے 12%، اور اس کے بعد کے پی کے اور ایون جو خیرپور کا حصہ تھا وہ بھی کوئی 2% رکھا گیا۔ ریزمن کے بعد یہ معاملہ چلتا گیا، 1 یونٹ میں بھی تقریباً اس طرح ہی کوئی فنڈنگ چلتی گئی، لیکن سب سے پہلے جو NFC ایوارڈ تشکیل دیا گیا وہ 1974 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور اس میں جیسے کہ آئین میں مالیاتی کمیشن کو رکھا گیا تھا تو سب سے پہلے جو کمیشن بنی اور جو ایوارڈ کا اعلان ہوا وہ 1974 میں ہوا۔ 1974 کا جو ایوارڈ تھا اس میں صوبوں کے لیے 80% رکھا گیا اور وفاق کے لیے محض 20%۔ دیکھیں یہ بہت بڑی رقم لگتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، ایک چالاکی کی گئی۔ وہ چالاکی یہ کہ جو کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز ڈیوٹی تھی اس کو جو قابل تقسیم پول ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور جو قابل تقسیم پول بنا گیا وہ چھوٹا سا تھا جس میں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کاٹن کی جو ڈیوٹی تھی اس میں شامل کی گئی۔ تو 1974 کا ویسے تو 80% اور 20% کا ریشو بہت بڑا ہے، لیکن وفاق نے جو ٹیکس کلیکٹ کیے وہ 13 ارب تھے، اور 13 ارب میں پھر وفاق نے 9 ارب روپے رکھ لیے، 4 ارب روپے صوبوں کو ملے۔ نیا نیا ملک تھا تو یہ صورتحال تھی، بحران کا بھی شکار تھا، لیکن یہ ہوا، اچھی بات یہ ہوئی کہ NFC ایوارڈ کو آئین کا تحفظ مل گیا، آئین میں شامل ہو گیا اور یہ چیزیں آہستہ پھر بڑھنے لگیں۔ 1974 کے بعد 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں ایوارڈ کا اعلان ہونا تھا، لیکن ضیاء الحق کو اسلام کی پڑی ہوئی تھی، اس کو ڈالروں کا انتظار تھا، تو NFC کو مالیاتی ایوارڈ کو صوبوں کی محاصل یا تقسیم کو کون پوچھتا ہے، چھوڑ دیا۔ 1985 میں محمد خان جونے جو آئے، محمد خان جونے جو نے تشکیل دیا مالیاتی کمیشن، جنید صاحب کے دور میں 13 نشستیں ہوئیں لیکن نتیجہ 0، اور یہ ایوارڈ چلتا رہا، یعنی چھوٹا سا پول 20% وفاق کا، 80% صوبوں کا۔ 1985 کے بعد جو سب سے بڑا بریک تھرو ہوا یا نواز شریف کے دور میں ہوا 1991 میں۔ 1991 میں مالیاتی ایوارڈ کے لیے کمیشن تشکیل دی گئی، جو اجلاس ہوا، جو ایوارڈ طے کیا گیا اس میں چھوٹے صوبوں کی بات مانی گئی۔ پہلی بات تو ہائیڈل پاور پہ جو رائلٹی کا معاملہ تھا وہ حل ہو گیا، مطالبہ پورا ہو گیا صوبوں کا، اور کے پی کے یعنی تب کے جو سرحد صوبہ تھا اس کو بجلی پہ منافع ملنا شروع ہوا۔ پیٹرول اور گیس پہ رائلٹی کا مطالبہ جو سندھ اور بلوچستان کا تھا وہ بھی مانا گیا، اور گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کا جو مطالبہ تھا وہ بھی مانا گیا۔ اب کی بار تھوڑا پول جو تھا قابل تقسیم پول اس کو بھی بڑھایا گیا، اور تمباکو اور چینی کو جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ اس طرح صوبوں کے مطالبات بھی مانے گئے اور حصہ جو ہے وہ وہی رکھا گیا، یعنی 20% وفاق کا، 80% صوبوں کا، لیکن پول تھوڑا بڑھ گیا، صوبوں کے مطالبات مانے گئے تو صوبوں کو تھوڑی تسلی ہو گئی۔ لیکن یہ خوشی یا خوشحالی تھوڑی تھی، وہ طاقتور طبقات جو تھے ان سے برداشت نہیں ہوئی، اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی جو دوسری حکومت تھی اس کو ختم کر کے معراج خالد کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا، اور اس وزیر اعظم کے پاس خزانے کی چابی بھی تھی، تو انہوں نے ایک مشیر مقرر کر دیا شاہد جاوید برقی، اور اس کو لگا دیا اس کام پہ کہ NFC پہ آپ تھوڑا غور کریں۔ اس نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی اور یہ کام کیا کہ اتنا کٹ لگایا صوبوں کو کہ صوبوں کی کمر کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکی۔ یہ کٹ اس طرح تھا کہ جو صوبوں کا حصہ 80% تھا اس میں 42%، 42.5% کٹ لگا دیا گیا، اور صوبوں کا حصہ 37.5% پہ مختص کیا گیا، جبکہ وفاق کا حصہ جو 20% تھا وہ بڑھا کے 62% رکھا گیا۔ یہ اتنا بڑا کٹ
सत्ता और सारी जो NFC में जो सूबों को थोड़ी बहुत खुशी नसीब हुई वो तबाह कर दी एक निगरान वजीर ने, एक इम्पोर्टेड वजीर ने। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि सूबे खुशहाल होंगे तो वफाक मजबूत होगा, लेकिन वो उन्होंने ये सोच अपना ली कि वफाक को मजबूत करना है तो सूबों का गला घोटना है, सूबों का खून निचोड़ना है, सूबों के वसाइल पे कब्जा करना है। हालांकि तमाम टैक्सेस जो हैं वो सूबों से जो कलेक्ट किए जाते हैं, करता कलेक्ट वफाक ही है, लेकिन हिस्सा देने की बारी आई तो फिर 37% और 62% का रेशो बनाया गया। ये चलता रहा और तब तक चलता रहा जब 2009 में 7वें अवार्ड का ऐलान नहीं हुआ। 7वें अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ाकर 57.5 और वफाक का हिस्सा कम करके 42.5% किया गया, लेकिन उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल तकसीम थी उसके अवामिल तब्दील कर दिए गए। सबसे तकसीम का सबसे बड़ा बुनियाद वो तो आबादी था। 82% रुकुम जो थी, यानी 57.5% में से 82% रुकुम थी, वो सूबों को आबादी के हिसाब से मिलती थी, जिसकी जितनी आबादी उसको ज्यादा ही हिस्सा मिलता था। लेकिन इसमें 3 अवामिल शामिल किए गए। एक तो जो पसमानदगी था उसको शामिल किया गया, दूसरा पॉपुलेशन का जो फैलाव था, और तीसरा रेवेन्यू कलेक्शन का शामिल किया गया। ये सबसे बड़ी तब्दीली थी। ये जो तरमीम लाने की कोशिश हो रही है ये सारी इस हिस्से को कम करने या सूबों के हिस्से को कट लगाने के लिए, और ये इसमें पंजाब और वफाक दोनों का है। ये मैं बताऊंगा कि पंजाब क्यों साथ खड़ा है। अब दुनिया में आप जहां भी देखें, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, वहां कभी भी सूबों का हिस्सा कम नहीं किया गया। इवन भारत में भी ज्यादातर रियासतों को इख्तियार दिया गया टैक्स कलेक्शन का। उसके बाद जो बड़ा पूल है उसमें उनको ज्यादा दिया जाता है। उनकी सोच है कि सूबे आजाद, सूबे खुद मुख्तियार या मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। अब आते हैं कि पंजाब इस सारे सिस्टम में वफाक के साथ क्यों खड़ा है। तो पंजाब एक तो इसलिए खड़ा है कि उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी नवाज लीग और वफाक में भी नवाज लीग, तो उन्होंने ये सोच इख्तियार कर ली है कि सूबों को दबा के रखना है। अगर कल 28वीं तरमीम में ये अवामिल भी चेंज होते हैं और हॉरिजॉन्टल की जो बुनियाद है वो भी तब्दील होती है तो भी पंजाब फायदे में रहेगा, क्योंकि पंजाब का शेयर तीनों सूबों से बड़ा ही बनता है। तो पंजाब इसलिए ही खड़ा है। अब इस सवाल पे ये प्रोग्राम खत्म करते हैं कि क्या दुनिया में जो रीत है या दुनिया में जो तस्वर है कि सूबों की मजबूती से वफाक मजबूत होता है और मजबूत हुआ है हम देख रहे हैं, या हम ये तस्वर कर लें और इस सोच को अपना लें कि सूबों का गला घोटना, सूबों के शेयर में कटौती करना, सूबों को मोहताज करने में ही वफाक की भलाई और वफाक की मजबूती है। ये आप खुद सोचें कि वफाक को किस तरह मजबूत होना है। शुक्रिया।